नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। यूं तो नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और उसका जश्न मनाने की एक नाकाम कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन हर दिन इस तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं जो साफ तौर पर ये बताती हैं कि भले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मोदी जी ने अपना डंका बजवा रखा हो, लेकिन असल में ये डंका कहां और किस तरह से फटता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। ताजा खबर जो है वो अमेरिका से है। हर रोज यूं तो डोनाल्ड ट्रंप उठ के, जो कि मोदी जी के घनिष्ठ मित्र हैं, लगातार ये दावे खुद मोदी जी ने किए हैं, उनके लिए वोट तक मांगे थे अमेरिका जाके। हर रोज वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि सीज फायर उन्होंने की, व्यापार की धमकी देकर। अब दूसरी खबर आप सुनिए। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये ट्वीट किया है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से। वो वहां पर इत्तेफाकन मौजूद थे। जो ये वो उन्होंने जो वीडियो जो उन्होंने शेयर की है, उस वीडियो ने पूरी तरीके से भूचाल ला दिया है, क्योंकि वो सीधे तौर पर दिखाती है कि अमेरिका में भारतीयों की क्या इज्जत है। इससे पहले आपने देखा था कि कैसे 682 के करीब भारतीयों को बेड़ियां बांधकर, हाथ और पैर बांधकर उन्हें किस तरह से डिपोर्ट किया गया था। और अब ताजा मामला है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का, जहां से भारतीय छात्र जो कि अपने एक हसीन ख्वाब लेकर, अपने महत्वाकांक्षाएं लेकर, अपने गाड़ी कमाई अपने माँ बाप की खर्च करके एक सपना लेकर अमेरिका जाते हैं, उस अमेरिका में क्या कुछ उनके साथ हो रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे उनके साथ कांग्रेस का यह कहना है कि आतंकियों जैसा उनके साथ बर्ताव किया गया, उसको जमीन पर पटका गया उस छात्र को, उसके एक तरह से उसके चेहरे पर जूते रखने की जो है वो कोशिश की गई, हाथ में उसकी बेड़ियां बांधी गई। वो ये कहता रहा कि मैं पागल नहीं हूं, मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है ये छात्र हरियाणा का है। जिस शख्स ने ट्वीट किया है, उनका ये कहना है कि ये पहला मामला नहीं है, बल्कि हर रोज ऐसे 3 से 4 मामले सामने निकल कर आते हैं जहां इसी तरीके से भारतीय छात्रों को डिपोर्ट किया जाता है बर्बरता दिखाते हुए। तो आप सोचिए कि मोदी जी का डंका किस तरह से बज रहा है। विश्व गुरु की उपाधि उन्होंने अपने आप को दे रखी है, 56 इंच की बात वो करते हैं। और देखिए देश के नागरिकों के साथ उनके प्रधानमंत्री रहते हुए क्या कुछ हो रहा है। विदेश नीति तो पूरी तरीके से फेल साबित हुई ही। पहलगांव के बाद हमने देखा कि एक भी देश उनके साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। G7 में अपने आप को किस तरह से इनवाइट किया है, इसको लेकर भी अलग अलग तरह की रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। और अब आप ये देखिए कि मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप के कंट्री की जो पुलिस है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पुलिस है, वो क्या कुछ, या खुद उनकी सरकार क्या कुछ भारतीयों के साथ, भारतीय छात्रों के साथ करती हुई नजर आ रही है, किस तरह से उन्हें सरेआम जलील किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि मोदी जी की एक और जो खबर है वो कैसे उनके कच्चे चिट्ठे और झूठ को बताती है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सुनिए सुप्रिया सुनित ने इस सब को लेकर क्या कुछ कहा है। और असलियत यह है कि हमें जो बातें पता चलती हैं वो इससे बहुत इतर है। हमें तो बताया जाता है व्हाट्सएप पर, हमें तो भक्तों की मंडली, और माफी के साथ कहती हूं आपके जैसे टीवी चैनल तो हमें रोज बताते हैं डंका बज रहा है, यहां तो बैंड बज रहा है, हिंदुस्तान के नागरिकों पर डंडा बरसाया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। कहां डंका बज रहा है? डंका व्हाट्सएप में बज रहा है। यह असलियत है। और हमारी सरकार की तरफ से सुई टपक सन्नाटा। हमारी सरकार एक स्टेटमेंट लगा के कहती है अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वहां पे गए, इंडियन स्टूडेंट्स, वो वहां के लॉज का पालन करें, कैंपस पर अच्छे से बर्ताव करें, इसलिए आपको चुनकर शासन में बिठाया था। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है? भारत के सम्मान को, भारतीयों के सम्मान को पैरों के तले अमेरिका रौंद रहा है, बूटों के नीचे हमारे लोग रौंदे जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? जाकर झपिया पपिया करना, लपक लपक के ट्रंप को और कभी बाइडेन को गले लगा लेना। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर हिंदुस्तान की या हिंदुस्तानियों की कहीं भी तौहीन हो, हमारा सम्मान हो, हमारा अपमान हो, तो उसके खिलाफ खड़े होकर मुस्तैदी से बोले। हमें व्हाट्सएप पे बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं। क्या फायदा हुआ आपकी इस नीति का? आप तो हाउडी मोदी,
नमस्ते ट्रंप, कोरोना होता रहा, आप नमस्ते ट्रंप कराते रहे, हाउडी मोदी कराते रहे। आपने तो वहां जाकर प्रचार भी कर डाला, आपकी बात ट्रंप सरकार भी कर डाला। फायदा क्या हुआ इन सब चीजों का? आज असलियत यह है कि हिंदुस्तान का लगातार अपमान कर रहा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उनके सारे सेक्रेटरीज, चाहे वो हार्वर्ड लुटविक हो, चाहे वो रूबियो, बार बार पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा कर रहे हैं, और जो हमारे भारतीय मूल के लोगों के साथ किया जा रहा है। आपके यहां कोई गैर नियम से आया है, बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। आप नेपाल में कमर्शियल फ्लाइट भेजते हैं और आप हिंदुस्तान में मिलिट्री जहाज में लोगों को बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर भेजते हैं, और हमारे विदेश मंत्री झूठ बोलते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। और असलियत यह है कि पहला हवाई जहाज यहां उतरने के बाद नरेंद्र मोदी जी ट्रंप से मिले थे, और हमें लग रहा था कि 145 करोड़ का प्रधानमंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलेगा तो वो कहेगा मेरे लोगों के साथ इस तरह का अपमान, इस तरह की तौहीन करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन उसके बाद एक और हवाई जहाज उतरा और उसमें और बर्बरता थी, उसमें बच्चे और महिलाएं भी थी। तो आपने सुना यहाँ पर सुप्रिया श्रीनित को, और सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी कभी इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल पूछ सके कि आखिर आप ऐसा करने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं भारतीयों के साथ। पहले भी नहीं पूछा था, अब वो जब वो धमका रहे हैं तब भी नहीं पूछा जा रहा है, लगातार वो क्लेम जो कर रहे हैं तब भी नहीं पूछा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि जो डंका बजाने की कोशिश की जा रही है, या लगातार 11 साल से जो आपको एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसका कच्चा चिट्टा कैसे हर रोज खुल रहा है। दूसरी बात, ये बताया गया कि भाई अब तो देखिए कि ये हिंदू हृदय सम्राट जो है ये उनकी सरकार है, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, उत्तर प्रदेश की सरकार की, या केंद्र में मोदी जी की। उनकी सरकार में आप देखिए कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। पहले कोरोना की बात कि वहां कितनी मौतें हुई उसका डेटा छिपाया गया, उसके बारे में नहीं बताया गया। रिपोर्ट्स आई और सामने बताया गया कि जो सरकार के दावे हैं उससे न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। और अब कुंभ, जिसको लेकर खूब तालियां बजवाई गई, खूब पीठ थपथपाई गई। ये बताया गया कि 68 करोड़ के करीब लोग जो हैं कुंभ में पहुंचे थे, 100 करोड़ लोगों के इंतजाम की बातें और दावे किए गए थे, खूब इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात की गई। लेकिन किस तरह का रिकॉर्ड बना ये हम सबके सामने है। जो भगदड़ मची उसमें ये कहा गया कि एक जगह पर ही भगदड़ मची, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट का यह दावा है कि एक नहीं बल्कि 4 जगहों पर भगदड़ हुई। ये कहा गया कि 36 लोगों की मौत हुई, 37 लोगों की बात कबूली गई है, और उसमें 36 लोगों को मुआवजा दिया गया क्योंकि एक शख्स की पहचान नहीं हुई। ये मुआवजा 25-25 लाख रुपए दिया गया। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है, बीबीसी ने 3 हिस्सों में इस कैटेगरी को बांटा है, और बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि 82 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन जो वो सबूत इकट्ठे कर पाए हैं वो 82 लोगों के हैं, जिसमें वो ये बताते हैं कि 26-26 लाख रुपए जो चेक के तहत दिए गए हैं वो 36 लोगों को दिए गए हैं। 26 लोग ऐसे हैं जिनको 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं और कैश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने जाकर उनको कैश दिए हैं और उनसे ऐसे पेपर्स पर साइन किए करवाए गए हैं जो वो कभी नहीं करना चाहते थे। यानी कि मृतकों के जो परिजन हैं उनसे जबरदस्ती उन पेपर्स पे साइन करवाए गए हैं जो नहीं करना चाहते थे, और उनसे ये कहा गया कि उनसे अगर पूछा जाए तो उनको ये कहना है कि किसी बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। आप सोचिए जरा, ये सरकार आंकड़े छुपाने के लिए अपनी इमेज, अपनी एक तरह से जो छवि, एक झूठी छवि जो क्रिएट की गई उसके लिए क्या क्या कर रही है। 19 ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है बीबीसी के रिपोर्टर की, जो ये बताते हैं कि उनको 5 लाख रुपए भी नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनके पास तमाम तरह के सबूत हैं जो ये बताते हैं कि कुंभ की उस भगदड़ में उनकी भी मौत हुई है, उनके परिजनों की मौत हुई है, और कुछ और लोगों के लेकर उनका दावा है। लेकिन उनका ये कहना है कि क्योंकि इसको लेकर पर्याप्त सबूत नहीं है, इसीलिए वो इसको लेकर अभी पूरी तरीके से दावा नहीं करते हैं। यानी कि पहले आप हिंदुओं को कुंभ में बुलाएं, बड़े बड़े दावे करें, जब भगदड़ मचे, उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके आखिरी क्षणों में भी माफ कीजिएगा,
उनके बनने के बाद भी आप उनको वो इज्जत ना दे पाए जो उनको देनी चाहिए। और अब बीबीसी की रिपोर्ट से कम हमें उन लोगों के चेहरे, उन लोगों के नाम तो पता हैं जो इस दुनिया से चले गए, जो एक श्रद्धालु बनकर गए थे कुंभ, लेकिन कैसे वो एक बॉडी के तौर पर जो है वो वापस लौट कर आए हैं। तो इस सरकार की कलई लगभग हर रोज खुलती हुई नजर आ रही है, पहलगाम से लेकर विदेश नीति। इसके अलावा आप देखें देश में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हर मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसको लगता है कि चुनाव आयोग के साथ जिस तरह की मिली भगत की बात राहुल गांधी ने कही, जो आपने देखा ही होगा उनका लेख, वो साफ तौर बताते हैं कि कैसे इन तमाम चीजों का फर्क उसे इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसको लगता है चुनावी जीत उसे हासिल हो रही है और चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके वो ये सब कुछ हासिल कर रही है ये सरकार, ये पार्टी। तो इसीलिए उसको लगता है कि हर चीज पर पर्दा डालो और फिर इलेक्शन में बड़ी बड़ी बातें करो और जीत हासिल कर लो। लेकिन वाकई में क्या उसके लिए आगे ये मुमकिन हो पाएगा? ये तमाम चीजें हैं जो बड़े सवाल पैदा करती हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें और इस पर हम वो सवाल पूछें जो पूछने लाजिम है। आप दो मेहमानों को फिलहाल देख सकते हैं। मेरे साथ अमरेश मिश्रा जी हैं, फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और उसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। अमरेश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जाना माना चेहरा सिद्धार्थ शर्मा जी भी जुड़ गए। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अमरेश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी और आपकी पहली टिप्पणी दोनों पर ही। ये लगातार जिस तरह से भारतीयों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके साथ जो कुंभ को लेकर जो रिपोर्ट आई है, वो इस कच्चे चिट्ठे को इस सरकार के पूरी तरीके से खोलती है कि आप दूसरे लोगों के तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन हिंदू हृदय सम्राट की आप बात करते हैं, उन हिंदुओं के साथ ही क्या ये सरकार करती हुई नजर आ रही है, वो हम सबके सामने है। आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हिंदू सनातनी विरोधी सरकार है। ये जो घटना आई है, इस पे तो बात करेंगे ही। बीबीसी की जो घटना है उसमें आपको बता दें, काशी कॉरिडोर जब बना था तो सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, वो ऑन रिकॉर्ड है। नागपुर में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, वो ऑन रिकॉर्ड है। अभी जो ताजा विवाद है जिसको शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने उठाया है, वृंदावन कॉरिडोर, उसमें बड़ा कन्फ्रंटेशन होने जा रहा है। वहां भी ये कई मंदिर तोड़ने जा रहे हैं। अब हम आते हैं बीबीसी की खबर पे। देखिए, करीब करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में सीधे कहा है कि, और जो सरकार ने 37 लोगों को मारा, जिनको चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि 37 लोग मारे गए हैं, 30 पहले का, फिर 7, उनको 25-25 लाख चेक। उसके बाद जो 26 लोग हैं उनको 5-5 लाख कैश दिया गया और उनसे लिखवाया गया कि उनकी मौत कुंभ में भले ही हुए हो, लेकिन वो भगदड़ के कारण नहीं हुई। अब आप देखिए, ये जो शातिराना दिमाग है, इसको क्या कहिएगा? ये एक टिपिकल जो बहुत ही गिरी हुई इंडियन ब्यूरोक्रेसी का एक दिमाग है, या ये आरएसएस का दिमाग है, या वो एक, मतलब क्या कहा जाए, जो एक क्रिमिनल माइंड इस समय ऑपरेट कर रहा है उत्तर प्रदेश में, वो है ये। इसको किस तरह से देखा जाए? 5 लाख आपने 26 लोगों को दिए, यानी 1,30,00,000 करोड़ रुपए सरकारी अधिकारियों ने जाके बांटे, हाथ में दिए कैश, और फोटो है उसकी, और उन्होंने लिखवाया कि हमारी मौत भगदड़ में नहीं हुई, हार्ट फेल होने से हुई, दूसरे कारणों से हुई। लेकिन सवाल यह है कि 5 लाख रुपए कैश सरकारी अधिकारी कैसे दे सकते हैं? ये संभव ही नहीं। ये अगर हुआ है, ये तो सीधे भ्रष्टाचार का मामला है। सबके सब एफआईआर होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। और जिसने यह आदेश दिया है, इसका मतलब आप भ्रष्टाचार को सीधे बढ़ावा दे रहे हैं। 5 लाख रुपए उस रिपोर्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। 5-5 लाख रुपए के नोट, 1,30,00,000 करोड़, 1,30,00,000 का ये सीधे घोटाला है। ये छोटा हो बड़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें कहां से पैसा आया, कहां गया, ये किसने पैसा इशू किया? कैश, ये जो कैश का आदान प्रदान है, ये सरकारी खजाने से नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ये किसके मत से गया है? ये पुलिस वेलफेयर फंड से गया है या किसके उससे गया है? ये एक देखिए बड़ी बात है। फिर 19 ऐसे लोग जिनका प्रमाण है कि वो वही मौजूद थे, उनकी लाशें उन लाशों के साथ थी जिनको
25 लाख मिला, उनकी भी लाश बगल में थी, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज तक नहीं किया गया कि उनके परिजन मारे गए। और उसमें जो रमापति गोंड का जो एक है, एक बड़ा इशू सोनभद्र के है, वो उनके साथ जो हुआ। उसके बाद बिहार में तो एक महिला थी जिसने वो 5 लाख रुपए लेने को मना कर दिया। तो ये देखिए बहुत ही एक ओपन सी चीज है। इसमें मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं जानता विपक्ष क्या करेगा, लेकिन हम लोग जरूर सड़क पे उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो दूसरी बात, जो भारतीय जो यूएस के एयरपोर्ट में जिस तरीके से, मतलब जैसे कोई जानवर हो उस तरीके से ट्रीट जो इंडियंस को किया जा रहा है, ये ट्रंप मोदी को मैसेज दे रहा है कि जब सितंबर 2024 में मोदी गए थे, ट्रंप से नहीं मिले थे, अब देखिए वो निकाल रहा है, एक एक हिंदुस्तानी पे निकाल रहा है, वो बूटों के तले कुचलवा रहा है हिंदुस्तानियों को। और सबसे आप खतरनाक बात बुशरा जी देखिए कि जब सोशल मीडिया में वो जो जैन साहब थे, भले आदमी जिन्होंने पूरा इस चीज को बाहर किया, आप कमेंट्स देखिए, ये कमेंट्स अमित मालविया ने सैंक्शन किए, और वो जो बीजेपी आईटी सेल के चीफ है, और उन कमेंट्स में मजाक उड़ाया गया, इंडियंस का मजाक उड़ाया गया, ये जो बेचारा विक्टिम है इसका मजाक उड़ाया गया है, जैन साहब का मजाक उड़ाया गया कि आप फिल्म ले रहे थे, आपने वहां क्यों नहीं रोका। मतलब वो जाते वहां पर और 5 जो अमेरिकन जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनसे लड़ते, तो आतंकवाद में सबसे पहले वही अंदर चले जाते। मतलब ये जो पूरा मेंटालिटी है वो आप देखिए, उस भले आदमी को कितनी गालियां मिली और बेकार। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरे मुद्दे पे जो कि कनाडा से संबंधित है। कनाडा में मार्क कार्नी जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि हम लोग फॉरेन इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे, सीधे तौर पे। और अनीता आनंद जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने कहा है कि निज्जर में, ये अभी कहा है जब नरेंद्र मोदी ने जो इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अनीता आनंद ने कहा है कि निज्जर मामले की जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है उस पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जस्कतस जारी रहेगा। और निज्जर मामले में सीधे सीधे भारतीय सरकार को एक्यूज किया गया है कि आपकी सीक्रेट एजेंसीज ने उनका कत्ल किया है। देखिए, हम लोग को खालिस्तानियों से कोई कहीं भी सहानुभूति नहीं है, किसी भी तरीके जो खालिस्तानी है, आतंकवादी, उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन जब एक विदेशी, 2 देशों के मामला आ गया, आपकी विदेश नीति का मामला आ गया, हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर से लेके तमाम चीजों में आपकी विदेश नीति फेल रही है। जो अमेरिका परस्त आप एक विदेश नीति इजराइल परस्त बना रहे थे और सोच रहे थे कि हम दूसरे देश में जाके हम किसी को मार देंगे, नहीं कर देंगे। देखिए, अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जो एलिगेशन इंडियन गवर्नमेंट पे लगाए गए, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ तो उस मुद्दे पे, लेकिन सवाल यह है कि वहां पर आप जा रहे हैं, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। जिस सरकार ने इतने बड़े एलिगेशन लगाए, वहां आप जा रहे हो। पहले आपको ये बात होती थी कि इन्विटेशन नहीं मिला, आप नहीं जाएंगे। एट द 11th आवर जब हमने देखा कि तमाम जगह सवाल उठाने लगे, एक तरह से हुआ कि तो भारत की बेइज्जती है, तब जाकर वो G7 में उनको इनवाइट किया जाता है। एट द 11th आवर, बिल्कुल एकदम जब शुरू होने वाला है उससे कुछ दिन पहले ही आप इनवाइट करते हैं बाकी लोगों को, आप कितने दिन पहले इन्विटेशन भेजते हैं, और उसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट्स सामने निकल कर आ रही है वो भी सवाल खड़े करती हैं। तो आखिर इतनी बेचैनी क्यों है और इतनी उत्सुकता क्यों है मोदी जी को जाने? क्या उनको लगता है कि जो लगातार विदेश नीति फेल होने के तमगे उनके ऊपर लग रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो G7 में जाकर इस सब को धो देंगे? मुझे लग रहा है कि कोई डील हुई इसमें। देखिए, सीधी बात है, कोई डील हुई है, और वो डील अब इतनी डील्स हो चुकी है कि बड़ा मतलब ये भी कहना हास्यास्पद लगता है कि डील हुई है, क्योंकि इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर में क्या डील हुई थी, उसमें अब बात आ रही है कि वो नूर खान बेस पे जो भारतीय सेना ने हमला कर दिया था वो अमेरिका के कंट्रोल में था, अमेरिका नाराज हो गया, उस वजह से आप झुक गए। मतलब बिल्कुल नए नए तथ्य। इसमें इम्तियाज गुल, एक पाकिस्तानी एनालिस्ट, ने बकायदा वीडियो बना के डाल दिया कि वहां वो अमेरिका के कंट्रोल में नूर खान बेस है, और वहां पर जो हुआ है उसकी वजह वो भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात जो गौतम अडानी को लेके वो जो अडानी फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कनाडा में क्या डील हुई है? अब कनाडा में अब यही बात है ना कि जो ये सरकार ने, मोदी सरकार ने, खास तौर पे पहलगाम के बाद, 22 अप्रैल के बाद,
ऐसी चुप्पी साधी है, एक नई पॉलिसी है कि बिल्कुल हर चीज पे चुप हो जाना। हर चीज पे जाति जनगणना आपने वो किया, उसके बारे में आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। वो आपने नोटिस भेज रहे हैं कि ये होगी वो होगी। उसके बाद आपने अभी तक पहलगाम के आतंकियों के बारे में कोई खबर नहीं दी, उनका क्या हुआ। फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतने सारे सवाल उठ गए, अब तो ये एक तरह से प्रवाह बन गया है, इसके इसके बारे में क्या कहा जाए। ये सब पूरा जो पैटर्न है, ये एक दिखा रहा है कि या तो ये एक ताना ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये इमरजेंसी लगा देंगे, लोगों के अधिकार छीन लेंगे सवाल पूछने के, और या फिर ये खुद जाने वाले। ये दो चीजें ही हो सकती हैं, तीसरी कोई स्थिति ऐसी नहीं हो सकती। जी ओके, ओके, फेयर इनफ। सिद्धार्थ जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया दोनों ही चीजों पर। ये तो हिंदू हितैषी, हिंदू हृदय सम्राट, ये तमाम तरह की बातें करने वाली ये सरकार, ये तो 80-20 की सियासत करती है, और यानी कि ये कहती है कि 80% जो है वो उनके साथ है। लगातार इस तरह के उसके तमाम तरह की पॉलिसीज हैं, जो तमाम चीजें वो सामने निकल कर आती हैं। लेकिन ज्यादातर जो अमेरिका की बात करें, जो लौट कर आए हैं उसमें हिंदू ही थे। जिस शख्स को पैरों तले रौंदा जा रहा है वो भी हरियाणा का रहने वाला हिंदू लड़का है। जो कुंभ में मारे जाते हैं वो भी हिंदू थे, जिनको आप उनके मरने के बाद भी उनको वो इज्जत आप नहीं दे पा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तमाम तरह के सवाल तो उठाए ही जा रहे हैं। सिद्धार्थ जी अचानक से मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए। जी सिद्धार्थ जी। जी नहीं, मैं वो अनम्यूट करने के चक्कर में गलत बटन दब गया था, तो गायब जी नहीं जी हुआ जी था, यही था। एक चीज तो देखिए, अमरीश जी ने सब कुछ बढ़िया से समझा दिया है। इन दो चीजों में जो एक हिंदुस्तानी नागरिक, वो भी देखने में लगता है वो नागरिक भी नाबालिग था, 17-18 साल से कम का बच्चा लग रहा था। उसके साथ जिस तरह से उसको जलील किया गया अमेरिका में, वो एक घटना। और दूसरी घटना जो कुंभ में बीबीसी ने निकाली है कि जितना संख्या बताई गई थी उससे कई गुना ज्यादा लोग मरे हैं। ये दोनों एक चीज को बताती है। बचपन में मैंने एक यशपाल जी की कहानी पढ़ी थी स्कूल में। वो कहानी का नाम था अखबार में नाम। उसमें एक पात्र होता है जिसको कि अखबार में नाम का इतना ज्यादा चस्का लग जाता है कि वो अपना अंत में हाथ तुड़वा लेता है, ताकि कम से कम मेरा हाथ टूट जाए तो अगले दिन अखबार में नाम तो आ जाए। तो ये चीज हम अब दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि हिंदुस्तानियों को जैसा जलील किया अमेरिका ने, वैसा तो अमेरिका ने किसी फ्रांस के नागरिक को या जर्मनी के नागरिक को तो जलील नहीं किया। वहां के लोगों को क्यों नहीं जलील करता है? भारत सरकार अभी तक इस पर चुप है। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भारत सरकार इस पर चुप है, लेकिन आप अगर भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास का ट्विटर हैंडल देखिए तो 2 घंटा 3 घंटा पहले उसने ये ट्विटर हैंडल पर, भारत में रहते हुए अमेरिका के दूतावास ने भारत के ट्विटर हैंडल पे डाला है कि हम तो ऐसा करेंगे और हमको कोई रोक नहीं सकता है। इसका मतलब एक तो ऊपर से दादागिरी करते हो, ऊपर से सीनाजोरी भी करते हो। तो अब ये साफ धीरे धीरे हो गया है कि भाजपा की सरकार जो है वो काम की नहीं, सिर्फ नाम की सरकार है, व्हाट्सएप की सरकार है। व्हाट्सएप पे वो अपनी सरकार चला रही है, काम की सरकार तो नहीं है, केवल नाम के लिए वो सरकार चलाती है। और ट्रंप जैसे लोग जब चाहे हमारी नागरिकों को कभी बेड़ियों में भेज देते हैं, कभी भारत के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में मिलते हैं तो उनसे बत्तख का मांस से लेके मवेशी के चारे तक पर दस्तखत करवा लेते हैं। अखंड भारत का सपना जिस समय पूरा हो रहा होता है उस समय जबरदस्ती आके सीज फायर थोप देते हैं और हमारे बच्चों को जलील करते रहते हैं। तो और ये सब कर रहे हैं तो भाजपा चुप है। इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा पूरा का पूरा भाजपा अपने आप को भारत का प्रतिनिधि सरकार नहीं मान रही है। वो केवल किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरह उसको बड़ा साबित कर दो। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो खजूर का पेड़ तो है, बहुत ऊंचा है, बहुत दूर से दिखता है, लेकिन उससे लाभ किसी को होते हुए नहीं दिखता। न तो किसी राहगीर को उसमें छाया मिलती है और न तो वो फल को किसी राहगीर को मिलता है। तो और भाजपा दूसरी तरफ व्हाट्सएप पर आप उसकी गोदी मीडिया को देखिए तो सावन के अंधे के तरह है कि सब कुछ हरा भरा ही है। तो मेरे ख्याल से अमरीश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाजपा किस तरह से, क्या वो भारतीय संस्कृति की संवाहक है, वो भारतीय संस्कृति का नाम इतना लेते हुए ये सब काम, उल्टे सीधे काम कैसे करती है। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए, मेरे ख्याल से टीवी लाइव के दर्शकों को इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा अपने आप में केवल एक संगठन है। संगठन कभी भी विचार पर नहीं चलता है।
वो संख्या के विकास पे चलता है। कोई भी संगठन विचार के आधार पे नहीं चलता। संगठन का चरित्र ये होता है, उसकी संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, उसकी संख्या में विकास होता रहना चाहिए। और किसी भी संगठन का चरित्र होता है कि वो कमजोर को दबाता है और अपने से मजबूत से दबता है। और इसका हिंदू धर्म या सनातन भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वो बस केवल एक बोल वचन है, क्योंकि लोगों को वो चीज सुनने में अच्छी लगती है। मैं भी हिंदुस्तानी हूं, कोई अगर कहे कि मेरे भारत की संस्कृति 5000 साल पुरानी है, दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है, तो मेरा भी थोड़ा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं एक अच्छी संस्कृति से आता हूं। लेकिन उस चीज का जो बेजा इस्तेमाल भाजपा कर रही है, और भाजपा उसको विचारधारा भले बता रही है, लेकिन मेरे ख्याल से वो विचारधारा नहीं है। वो केवल लोगों को एक तरह से, रावण भी आया था तो सीता जी का हरण करते समय कोई 10 सर और 20 हाथ लेके नहीं आया था, वो भी साधु के वेश में ही आया था और क्या कहते हैं, श्लोक पढ़ते हुए ही आया था। तो लोगों को यह समझना चाहिए कि भाजपा जो कहती है वो संस्कृति, वो उसके लिए बोल वचन है, असल में वो एक संगठन है। लेकिन इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है सिद्धार्थ जी, कि हमने देखा कि नोटबंदी हुई, लोग अपने ही पैसे को लेने के लिए लाइनों में लगे, मरे, लेकिन उसके बाद फिर बीजेपी आई। हमने देखा कि जीएसटी लगाई गई और उसके बाद नोटबंदी के बाद पूरे छोटे मझोले कारोबारी जो है वो पूरी तरीके से वो एक तरह से कह दें कि खत्म हो गए, हाशिए पर चले गए। कोरोना आया, कोरोना में हमने गंगा के तट से लेकर तमाम जगहों पर हमने वो लाशें देखी जिनके बारे में कभी कोई डेटा जो है सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। बाद में डेटा आया तो पता चला कि ना जाने इससे कितनी ज्यादा तादाद में लोगों की मौतें हुई हैं। अब ये कुंभ किया गया, ये तो कुंभ तो सीधे तौर पर सिर्फ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। वहां पर करोड़ों लोगों को बुलाया गया, दावे किए गए, गिनीज बुक के रिकॉर्ड से लेकर ना जाने क्या क्या किए गए, उसमें भी ये मौतें हुई। उसके बाद भी अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर हिंदुओं के नाम पर ये वोट मांगे जा रहे हैं और हिंदुओं के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है, तो बीजेपी कैसे लगातार सत्ता पर काबिज हो रही है? क्या हम उस तरफ जाएं जिस तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ ये एक तरह की मिली भगत है और इसीलिए उन्हें इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मिली भगत तो अपने जगह पर है, लेकिन मिली भगत के बारे में बाद में जाएंगे क्योंकि वो तकनीकी है। एक चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं और भाजपा को 2014 में, क्योंकि अभी भारत में भाजपा की सरकार है, केवल 23 करोड़ लोगों ने ही वोट डाला है। भाजपा को वोट केवल 23 करोड़ लोगों ने डाला, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय अभी भी भाजपा को वोट नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल तथ्य, ये तथ्य बताते हैं। ये मेरा कोई बनाया हुआ डेटा नहीं है, ये तो भाजपा को कुल कितने वोट मिले 2024 चुनाव में वो देख सकते हैं। होता यह है कि भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें 49 इज इक्वल टू 0 एंड 51 इज इक्वल टू 100 माना जाता है। जिसको भी 51 आ जाता है माना जाता है कि उसको 100 आ गया, और जिसको भी 49 आता है उसको माना जाता है कि 0 आ गया। तो क्योंकि उस तरह की राजनीति है, इसीलिए भाजपा आगे चलते हुए रहती है। और भाजपा हमेशा, लोग कहते हैं, भाजपा का एक नारा है, बार बार भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। आप ध्यान से देखिए, भाजपा कांग्रेस से ज्यादा क्षेत्रीय दलों को निशाना बनाती है। हमेशा देखिएगा, क्षेत्रीय दलों के साथ, अगर क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं तो उनके साथ गठबंधन करती है, और जैसे ही गठबंधन करके किसी क्षेत्र में वो घुस जाती है तो वो उस क्षेत्रीय दल को पूरी तरह से या तो निगल जाती है या तो उसको तोड़ देती है। इसका उदाहरण आप महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं, इसका उदाहरण आप बिहार में भी देख सकते हैं, इसका उदाहरण आप इसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह से झारखंड के क्षेत्रीय मुख्यमंत्री को जबरदस्ती अरेस्ट किया गया। आप दिल्ली में भी देख सकते हैं। तो ये चीज भाजपा एक मोडस ऑपरेंडी के अनुसार चलती है। उसको पता है कि उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो राजनीति है या उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसे वो कहती है, तो उसको पता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अपने आप में बहुत मजबूत तर्क नहीं है। उसका कारण बताता हूं। आप पूरा मध्य एशिया देखिए, जिसको कि मिडिल ईस्ट कहा जाता है। पूरा मिडिल ईस्ट एक ही धर्म होते हुए भी अलग अलग देश हैं। सभी एक ही धर्म के, मिडिल ईस्ट में सारे एक धर्म के लोग हैं, लेकिन अलग अलग देश हैं। आप अगर यूरोप में जाके देखिए तो कई जगहों पे ऐसा भी दिखेगा आपको कि एक ही भाषा होते हुए भी, एक ही धर्म होते हुए भी देश अलग अलग हो जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में जाइए, सारे ज्यादातर देश कैथोलिक हैं, लेकिन देश अलग हैं। तो भाजपा का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो क्या कहते हैं गुब्बारा है, वो क्षेत्रीयता के सामने सबसे ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। क्योंकि क्षेत्रवाद ऐसी चीज है, क्योंकि क्षेत्र, अब मान लीजिए कोई एक किसी क्षेत्र में रहता है,
मान लीजिए कोई तमिलनाडु में रहता है तो उसके लिए तमिल भाषा का महत्व जो है, उसके लिए तमिल खाने का महत्व जो है, उसके लिए तमिल संस्कृति और तमिल साहित्य का जो महत्व है, वो महत्व वो किसी राष्ट्रीयता में नहीं पाता है, उसके लिए वो क्षेत्रीयता महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप देखिएगा कि भारत में क्षेत्रीय दल भले राष्ट्रीय दल सत्ता में आते हैं, लेकिन एक डाटा बताता है कि 1900 भाजपा सबसे पहली बार भारत में 1980 में बनी और 1984 में उसने राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव लड़ा था। तो 1984 से लेके 2024 तक भारत में 12 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसमें करीब करीब और ये 12 चुनाव करीब करीब 40 साल में हुए हैं। इस 40 साल में हमेशा ही क्षेत्रीय दल 40% से ज्यादा लोकसभा में वोट पाते आए हैं, हमेशा, चाहे सत्ता में क्षेत्रीय दल आए, भाजपा आए, कांग्रेस आए, लेकिन क्षेत्रीय दल हमेशा अपना जो महत्व है, अपना जो वजूद है वो बचाते हुए आए हैं। इसीलिए भाजपा सबसे ज्यादा अटैक करती है। वो कहती तो है कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उसके निशाने पर हमेशा होता है क्षेत्रीय दल, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे स्टैलिन हो, चाहे वो महाराष्ट्र में जिस तरह से उसने पार्टियां तोड़ी, जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाला। आप ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो क्षेत्रवाद के सामने नहीं टिक पाता है। क्षेत्रीय दल इस चीज को जानते हैं और भाजपा, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा को कहीं पर भी भाजपा अपने आप को इस देश का प्रतिनिधि संस्था के रूप में, प्रतिनिधि सरकार के रूप में नहीं देखती। अगर वो देख रही होती तो अमेरिका में अगर 17-18 साल के बच्चे के साथ एक इस तरह का जलील करने का हरकत है, और वो अमेरिका किसी फ्रांसीसी के साथ नहीं करता है, किसी जर्मन के साथ नहीं करता है, भारत के साथ करता है। जिस जैन साहब ने उस वीडियो को अपलोड किया, उसको करीब करीब 2 करोड़ लोगों ने दुनिया भर में देखा। भारत सरकार अभी तक उस पर मौन है। अमेरिका का जो दूतावास भारत में है वो कह रहा है ऐसा तो हम करते रहेंगे, इससे तो हमको कोई रोक नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि भाजपा अपने आप को भारत का प्रतिनिधित्व नहीं मानती है। वो भाजपा और भाजपा का पूरा इकोसिस्टम केवल ये मानता है कि हमारा काम एक ही है, किसी एक व्यक्ति को हमेशा गुब्बारे की तरह फुला के रखो और उसका नाम ये कहते रहो कि दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, जिसको भी मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शक हैं, उसमें भाजपा के भी समर्थक होंगे, तो उनको एक बहुत छोटा सा उदाहरण से बता देता हूं। सचिन तेंदुलकर 5 बार विश्व कप खेले, 5 बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन थे, 3 बार उसमें उन्होंने विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाए और 5 बार भारत वो विश्व कप हार गया। जब छठी बार सचिन तेंदुलकर खेले और वो जीते, उस समय उस टीम में महेंद्र सिंह धोनी जैसे कप्तान थे, जहीर खान जैसे बॉलर थे, युवराज सिंह जैसे बैट्समैन थे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। आप भारत का नाम जब रोशन करते हैं तब भारत का नाम रोशन होता है और भारतीय नागरिकों को दुनिया भर में इज्जत मिलेगी। आप किसी एक व्यक्ति का नाम अगर प्रचारित करने जाएंगे तो किसी कारण से अगर उस व्यक्ति का किसी भी कारण से उस व्यक्ति की कोई कमजोरी है, उस चीज को अगर ट्रंप ने पकड़ लिया है, वो कमजोरी अदानी हो या वो कमजोरी कुछ और हो, हमें नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति पर क्या 140 करोड़ लोगों का पूरा इज्जत एक व्यक्ति के हवाले कर देना कहां तक सही है? ये भाजपा सरकार तो नहीं सीखेगी, क्योंकि भाजपा सरकार अपने आप में वो सरकार नहीं है। मैंने जैसे कहा वो संगठन है, उसको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल अपनी संख्या बढ़ाने में विश्वास रखती है। लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते, क्योंकि मुझे एक चीज का सबसे बड़ा डर लग रहा है कि अमेरिका में 52 करोड़ हिंदुस्तानी रह रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका का पूरा सिस्टम यहाँ पर और ये जो बच्चे के साथ जलील किया जा रहा था वो कोई ट्रंप साहब आके नहीं कर रहे थे, वहां की कोई पुलिस थी या वहां की कोई कानूनी एजेंसी थी। इसका मतलब समझिए कि अमेरिका में जो 52 लाख हिंदुस्तानी रह रहे हैं उनके साथ भी इस तरह की बदतमीजी होने की संभावना, जलील होने की संभावना है। इसका मतलब सांस्कृतिक रूप से ट्रंप साहब ने पूरे अमेरिका में एक तरह का ऐसा हवा फैला दिया है कि सारे हिंदुस्तानी जो होते हैं उनको जलील किया करो। 52 लाख हिंदुस्तानियों के साथ, ये एक बच्चे के साथ नहीं हुआ है, एक नवयुवक के साथ नहीं हुआ है। 52 लाख हिंदुस्तानी जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि भारत सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले। और ध्यान में रखिएगा 2013 में इसी तरह से अमेरिका ने भारत के किसी देवयानी खोबरगड़े उनका नाम था, उनके साथ कोई बदतमीजी की
तो उसके अगले दिन भारत सरकार ने, उस समय की भारत सरकार ने नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास के सामने जितनी भी पुलिस थी उसको हटा लिया। उनको जो भी पासेस दिए गए थे हवाई अड्डे वगैरह जाने का, वो पासेस विड्रॉ करवा लिया। कहा कि अमेरिका के जितने भी दूतावास के लोग हैं वो सब अपना अपना आईडी भारत सरकार को दो। 2 दिन में बाद अमेरिकी सरकार लाइन पे आ गई और देवयानी खोबरगड़े जी को बहुत इज्जत के साथ भारत उन्होंने वापस भेजा। तो इस तरह की चीजें इससे पहले भी हुई हैं। आपको इस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए आप अगर अपने आप को भारत का प्रतिनिधि मानेंगे तब तो आप रिएक्ट करेंगे। आप अगर अपने आप को भारत का प्रतिनिधि मान ही नहीं रहे हैं, आप केवल एक व्यक्ति का प्रतिनिधि मान रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे प्रधान जी वहां जाते हैं तो बाइडेन साहब और ट्रंप साहब माय डियर फ्रेंड बोल देते हैं तो उतना बस है। तो अगर किसी को जी कहना ही आदर है तो भारत में तो बिस्किट को भी जी कहा जाता है, पार्ले जी, उससे कुछ होता नहीं है। मेरे ख्याल से भाजपा सरकार से किसी चीज की अपेक्षा करना मूर्खता है, क्योंकि वो अपने आप में वो विचारधारा, उनका वो सिद्धांत है ही नहीं। लेकिन जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, जिसमें भाजपा के भी वोटर हैं, उनको भी समझना है कि भाजपा कहीं पर भी संस्कृति की संवाहक नहीं है। वो केवल संख्या, वो केवल अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए आई हुई है। भारतीय संस्कृति से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो भारतीय संस्कृति में कहीं कमजोर को दबाना और मजबूत से दबना ऐसा नहीं है। कृष्ण बहुत कमजोर थे, कंस बहुत मजबूत था, फिर भी कृष्ण कंस से लड़े। अंगद बहुत कमजोर था, हनुमान इसके सामने, रावण के सामने बहुत छोटे थे, लेकिन इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने पूरी लंका जला दी। भारतीय संस्कृति में कमजोर को दबाना और मजबूत से दबना ऐसी संस्कृति नहीं है। यहाँ पर सत्य की संस्कृति है। भारत की संस्कृति सत्ता की संस्कृति नहीं है, भारत की संस्कृति सत्य की संस्कृति है, और भाजपा इसको सत्ता की संस्कृति बना ली है। यही दुर्भाग्य। बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा कि सत्ता की संस्कृति जो है इसको बना दिया है। एक शख्स के इर्द गिर्द जो है वो सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा है और अब उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। देखिए कैसे देश की डिग्निटी के साथ पूरा खेल किया जा रहा है। वो एक शख्स, एक बच्चा नहीं था वो, बल्कि आप ये देखिए कि वो एक भारतीय था जो पूरे, जिसको हम अगर इस नजर से देखें कि पूरे भारत की इज्जत एक तरह से तार-तार हुई थी, उसकी डिग्निटी पर एक तरह को तार किया गया था। उस तरह से उसे देखा जाना चाहिए। और जो एग्जाम्पल आपने दिया था सिद्धार्थ जी, वो देखिए वो तब की सरकार 2013 यानी कि मनमोहन सिंह, जिनको कमजोर, रेनकोट पहनकर नहाने वाले और न जाने क्या क्या उनके साथ नाम उनके साथ चस्पा कर दिए गए थे। और यहाँ तो ये 56 इंच के वाले हैं, ये तो विश्व गुरु हैं, तो हमें तो आजादी भी 2014 के बाद ही मिली। इस तरह की तमाम चीजें इनके साथ लगी हुई हैं। उनके रहते क्या कुछ हो रहा है ये पूरा देश जो है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन सवाल फिर ये है अमरीश जी कि इतने कमजोर नरेंद्र मोदी क्यों नजर आ रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद ये चीजें लगातार चल रही थी, लेकिन तीसरे टर्म के बाद जो उनकी एक तरह से पूरे तरीके से खुलकर जो सामने सब कुछ आ गया है, उससे ये साफ तौर पर दिख गया है कि किस तरह से हर मोर्चे पर ये कमजोर है। खास तौर पर जो एक चीज जिस पर वो डंका बजवाते थे, विदेश नीति, वो भी पूरी तरीके से फेल जो है वो साबित हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर इतने कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं? क्या है ट्रंप के पास उनके ऐसे राज जिसकी वजह से वो मुंह खोलते हुए नजर नहीं आते बल्कि नतमस्तक नजर आते हैं? देखिए, ट्रंप के पास नरेंद्र मोदी के राज हैं, चाइना के प्रीमियर के पास नरेंद्र मोदी के राज हैं, किसी भी कितने देशों के पास, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं चाइना के पास हैं, लोग कहते हैं अमेरिका के पास है। अब आप सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री जिस तरह से बने, और जो सुब्रमण्यम स्वामी इन्हीं की पार्टी के, जिनको कभी निकाला नहीं जाता, और जो खुलेआम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि मैं यहां पर दोहराने में शर्म आती। लेकिन वो चीज लोगों ने सुनी होगी कभी ना कभी, जो डीवी लाइव देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, उनको ये सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से एक एक चीज कही है वो उनको पता होगी। मैं एक बात आपसे यहां कहना चाहता हूं कि देखिए 2024 के चुनाव पे लौटिए, वाराणसी से एक्चुअली नरेंद्र मोदी हारने वाले थे और ये स्थिति बन गई थी, इसीलिए अमित शाह को भेजा गया वहां और जैसे तैसे वो जीते। जब प्रधानमंत्री, ये तो जो 240 की संख्या लेके जो प्रधानमंत्री आए और उसके बाद उन्होंने एक दूसरी पार्टियों के समर्थन की सरकार बनाई, उसके बाद जितना वो उन्होंने कोशिश की हम उतने ही एग्रेसिव रहे, कुछ नहीं बदला है। आपको याद होगा 2024 के जब सरकार बनी उस समय कहा गया कि कुछ नहीं बदला है, सब पहले की तरह है, ये बार बार कहा गया और वही उसी तरीके से एक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चेहरे को नहीं छुपा सकते हो।
चेहरे को यहाँ पर एक अजीब स्थिति है। चेहरे को जो प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक साल, जो जितने भी महीने बीते हैं, अब तो एक साल होने को आ गए, उनके चेहरे पे मतलब जो वो मुरझाया, और वो और ज्यादा से ज्यादा मुरझा। हमने पहलगाम के बाद देखा उनकी स्थिति क्या थी। हमने देखा कि जब आरएसएस के वो ऑफिस गए, जो वो 10 साल प्रधानमंत्री थे कभी नहीं गए, वो आरएसएस के ऑफिस बकायदा गए। यहां देखिए बात ये हो रही है, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि आरएसएस ने जो उनकी कलई पकड़ ली, जो 240 सीटें आई, और जिसके पहले जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस की हमको जरूरत नहीं है, उसके बाद आरएसएस चढ़ गई। उसके बाद 3 राज्यों में चुनाव हुए, तीनों राज्यों में देखिए क्रेडिट नरेंद्र मोदी को नहीं मिला। भले ही वो ट्वीट करे हों, उनके नेता भले ही कह दिए हों कि हाँ नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है या जो भी, लेकिन सच्चाई हम लोग जानते हैं। सच अंदर खाते जो राइट विंग सर्कल्स हैं, उनमें भी यही बात है कि आरएसएस की वजह से जीत हुई। आरएसएस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और देखिए, इतनी बड़ी क्राइसिस, इतने महीने हो गए हैं, आप नया अध्यक्ष नहीं बना पा रहे। ये कैसे? नया अध्यक्ष बन ही नहीं रहा। आपने कहा था कि ये मार्च में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, मई होने को आ रही है, आप नया अध्यक्ष नहीं बना रहे। मतलब नरेंद्र मोदी जो अपॉइंट कर देते थे, कोई सवाल नहीं करता था, आज वो नया अध्यक्ष अपना नहीं बना पा रहे। नड्डा जी को कब तक आप एक्सटेंशन देंगे? ये कोई ये तो मजाक बन गया है। और इसमें सीधी बात है कि आरएसएस से और बीजेपी में ठनी हुई है। आरएसएस पीछे हटने को नहीं तैयार है, और आरएसएस क्योंकि पीछे हटने को नहीं तैयार है, नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा है। भाई, जो आदमी एक अपने समर्थकों को, जिन्होंने उनको सत्ता तक पहुंचाया, उनको जलील कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो वो आरएसएस की इतनी बड़ी थ्रेट को वो कि मतलब आरएसएस तय करेगा चीजों को, वो कैसे सह सकते? इसका मतलब है कि उनका जाना भी तय है। वो आरएसएस के रहमो करम पे है। वो चाहे इसी साल चले जाएं, चाहे अगले साल, मतलब ये अगले साल चले जाएं, आरएसएस शायद वेट कर रहा है कि भाई उन्हीं के बराबर कोई नेता कद्दावर हम पैदा करें, जो उनको रिप्लेस किया जा सके। और ये स्टॉप गैप मेजर है, और ये स्टॉप गैप मेजर में ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके दोस्तों को, जो उद्योगपति दोस्त हैं, वो उनको नुकसान ना हो, कम से कम हमारा रिटायरमेंट प्लान जो है वो बिल्कुल सेफ रहे। और इस वजह से ये गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं। तो ये देखिए, जो आपने जो सवाल किया था कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये कमजोर हो रहे हैं, तो कारण देखिए राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। और उसके बाद जो विश्व की स्थिति बदली है, जिस तरीके से मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज किया है, जिसमें इनको ब्रीफिंग ही नहीं थी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज करेगा। ये भी, इसके लिए भी एक ब्रीफिंग चाहिए होती है। इनके सबसे बड़े सलाहकार डोवल साहब है, और डोवल साहब का मैं जानता हूं कि उनका जो माइंडसेट है वो कहां तक चलता है, कहां नहीं चलता है। उनको भी मल्टीपोलर जो ये वर्ल्ड इमर्ज कर रहा है, इसमें कैसे करना है, क्या करना है, एक्चुअली बीजेपी इज क्लूलेस राइट नाउ। इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास इस समय कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई बड़ा एनालिस्ट नहीं है। शशि थरूर को लेके आप कुछ नहीं कर सकते। आप वो कोई एनालिस्ट नहीं है, वो एक प्रो अमेरिकन फिगर है। वो ही कांट नेगोशिएट विद चाइना, या उनके पास इस तरीके का कोई दिमाग नहीं है कि वो भारत की जो आज की दुनिया में स्थिति उसको मजबूत कर सके। तो ये जो देखिए पूरी एक स्थिति है, फिर वही बात आ जाती है कि क्या राहुल गांधी के पास कोई वैकल्पिक, इसी व्यवस्था में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो किसी नई व्यवस्था में जाएं, किसी कैंप को ज्वाइन करें, ईरान, चाइना, रशिया के साथ जाए, चलिए वो तो बात की बात है। लेकिन क्या राहुल गांधी के पास इसी व्यवस्था में कोई एक वैकल्पिक रास्ता है क्या चीजों को डील करने का? एक वैकल्पिक तरीका है जिससे वो भारत की जो बेइज्जती हो रही है, जो लगातार हम गिर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक आंकड़ा मैं देता हूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, उसमें $3 पर डे के हिसाब से पॉवर्टी चिन्हित हुई है, और उसमें कहा है कि इसके हिसाब से भारत में पॉवर्टी डाउन हुई है 27% से 5% हो गई। अच्छा, अब इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि 80 करोड़ लोगों को राशन, अब 80 करोड़ लोगों को जब आप राशन दे रहे हो, उसकी वजह से आपकी पॉवर्टी कम है, तो इसका मतलब ये कितनी कृत्रिम, मतलब ये आप कब तक चलाएंगे? ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, इसमें तो कोई वो है नहीं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम छठी सातवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, हम चौथी हो गए। अब चौथी और पांचवी में लेके जंग हो रही है कि जापान आ गए कि हम आ गए, जो कि बेकार की बहस है। पर कैपिटा इनकम में आप 137, 138, पता नहीं 140 भी हो सकता है। आप कहां खड़े हैं वो आपको पता है।
अच्छे से अच्छे, मतलब जो आपके ब्रिक्स में देश है, उनके पर कैपिटा इनकम आपसे कहीं ज्यादा है। चाइना की बातें छोड़ दीजिए, जो आपके साथ आजाद हुआ था। तो ये जो पूरी देखिए परिस्थिति है, आर्थिक आर्थिक संकट भी गहरा गया। अब इसमें जो वोट देने की बात है कि वोट लोग क्यों बीजेपी को बार बार देते हैं, कैसा करते हैं, वो करते हैं, फिर उसके फिर एक अलग बहस है, क्योंकि उसमें फिर आरएसएस फैक्टर आ जाता है, उसमें ये भी आ जाता है कि इनको वोट मिल रहा है कि वो जो जिस तरीके से लास्ट मिनट पे एक आरएसएस ऑपरेशन करता है वो है, या फिर जो राहुल गांधी ने जो मिली भगत की बात कही है, क्या वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जाहिर सी बात है, वो सवाल जाहिर सी जी बात है, वो जी ये सवाल तो है ही जी, बिल्कुल अमरीश जी। और संक्षेप में सिद्धार्थ जी, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगी कि अभी मैं खबर देख रही थी कि आज जो डेलीगेशन है जो अलग अलग देशों में गया है, वो आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। उनके लिए डिनर जो है, भोज का आयोजन किया गया है, और उसके साथ साथ उससे पहले उन लोगों को अपना कोविड का टेस्ट कराना होगा, तब वो प्रधानमंत्री से जाकर मिल पाएंगे। यानी कि कोविड का खतरा मंडरा रहा है, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इससे क्या हासिल होगा? प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है मिलेंगे प्रतिनिधि मंडल से, फोटो खिंचेंगे, बड़ी बड़ी बातें उसमें दिखाने की कोशिश की जाएगी, हेडलाइंस मैनेजमेंट किया जाएगा, लेकिन क्या ये बताया जाएगा कि शशि थरूर से लेकर और रेखा गुप्ता जो वो गाने वहां पर गा रही थी, उससे किस तरह की डिप्लोमेसी करके वापस लौटा है ये प्रतिनिधि मंडल? संक्षेप में जी सिद्धार्थ जी। जी हमें सबको पता है कि जिस समय पहलगाम हुआ था उस समय पूरे दुनिया के हर देश ने हमारे भारत के प्रति सहानुभूति जाहिर की थी। लेकिन उसके बाद जब से सीज फायर हुआ तब से अफगानिस्तान और इजराइल ये दो देश छोड़ के कोई भी समर्थन में नहीं आए। तो मतलब यह है कि पहलगाम की सहानुभूति भारत के लिए समर्थन में तब्दील नहीं हुई और ये पूरा प्रतिनिधि मंडल वापस आ गया है। अभी तक किसी बाहर के देश ने सहानुभूति से आगे जाके भारत को किसी भी तरह की सहमति क्या कहते हैं सहयोग देने की बात अभी तक नहीं की है। इसका मतलब ही है कि ये पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल जो है इसमें व्यक्ति कितने भी अच्छे रहे हों, लेकिन उनको जिस तरह का ब्रीफ दिया गया था वो ब्रीफ ऐसा नहीं था कि विदेशों में इस ब्रीफ का कोई डंका बजे। विदेशों को भारत का जो भी आर्ग्यूमेंट इनको दिया गया था, स्वाभाविक है कि ये अपनी बात वहां पे कहने नहीं गए थे। भारत सरकार की कुछ विदेश नीति के तहत उनको बताया गया था कि आप इन बातों को कहिएगा। तो उन बातों को जब इन्होंने कहा है तो वो सहानुभूति अभी तक सहानुभूति तक ही सीमित है। वो सहानुभूति अभी तक समर्थन में परिवर्तित कहीं से भी होती हुई नहीं दिखी, क्योंकि कल ही ट्रंप साहब ये जो दुनिया भर का डेलीगेशन है ये 2 दिन पहले अमेरिका में भी था और कल ही ट्रंप साहब ने फिर से कह दिया कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर ग्रेट कंट्रीज। उन्होंने हमें पाकिस्तान को ग्रेट कंट्री भी कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने दोनों के बीच में कोई परमाणु युद्ध रोक दिया है। इसका मतलब आपका डेलीगेशन वहां जाके जो अपनी बात कहा था वो ट्रंप साहब के कान पे तो जूं अभी तक नहीं रेंगी है, और ट्रंप साहब के कान पे अगर जूं नहीं रेंगी है तो दूसरे किसी के कान पे कैसे जूं रेंगी होगी मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि अभी तो दुनिया भर में एक ही बैरोमीटर है, पूरे दुनिया का राजनीतिक थर्मामीटर एक ही है, वो है ट्रंप। ट्रंप का टेम्परेचर ज्यादा है तो दुनिया का टेम्परेचर ज्यादा है। ट्रंप को अगर बुखार लगा है, ट्रंप को सर्दी हुई है तो दुनिया को निमोनिया हो जाता है। ट्रंप को अगर गर्मी लगती है तो दुनिया भर में तो लू चलने लग जाती है। तो ट्रंप का थर्मामीटर भारत के प्रति कोई गर्मजोशी का अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब ही है कि भारत की सरकार ने जो ब्रीफ दिया था उस ब्रीफ को सफलतापूर्वक ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये दुनिया में जिसको कहते हैं ना अपने विषय को दुनिया में कन्विंस करने में असमर्थ रहा है। इसीलिए ट्रंप साहब इस तरह की बात बोल रहे हैं। और इसका फिर से मैं कह रहा हूं, मेरा कारण यही है कि अगर आप जब ब्रीफ भी देते हैं तो ब्रीफ देते समय जिस तरह से इनको ब्रीफ दिया गया, हालांकि वो चर्चा करने का आज समय नहीं है, वो ब्रीफ जब आप गलत देंगे तो वो गलत ब्रीफ को बेचारे वो वहां जाके कैसे उसको उस चीज को किस तरह से कन्विंस कर पाएंगे। इसका एक ही बैरोमीटर है कि ये लोग गए थे, अमेरिका में गए थे, और जहां तक मेरी जानकारी है इन्होंने वहां के असिस्टेंट सेक्रेटरी लैंडौ तक से भेंट की। लेकिन ये सब भेंट करने के बाद भी पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहने के बावजूद उनके जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, वो अगले दिन कहते हैं कि पाकिस्तान तो महान देश है और मेरे कहने पर परमाणु युद्ध उसने टाल दिया, भारत के साथ उसका परमाणु युद्ध टाल दिया उसने। इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं इसका कारण यह है कि भाजपा सैद्धांतिक रूप से, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा कहीं पर भी जाके भारत का नाम रोशन करने की कोई योजना बनाती है। भाजपा का पूरा इकोसिस्टम केवल एक आदमी को हीरो बनाने के चक्कर में लगा रहता है। उन लोगों को फिर से सचिन तेंदुलकर का जीवन देख लेना चाहिए,
वो विश्व के महानतम बल्लेबाज थे, लेकिन भारत विश्व कप नहीं जीता। जिस समय भारत विश्व कप जीता उस समय टीम अच्छी थी। तो भारत की टीम अच्छी होगी तो भारत का नाम रोशन होता है, किसी एक व्यक्ति का नाम रोशन करने से काम नहीं होता है। भाजपा यही असफल प्रयास बार बार कर रही है। इसीलिए न तो अमेरिका के राष्ट्रपति आपकी बात सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान महान देश है, न तो अमेरिका के राष्ट्रपति आपने कह दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन उन्होंने आपके बच्चों को बूट के जूता मार मार के बाहर निकालते हुए वीडियो दिखा रहे हैं। 4 महीना पहले वहां के नागरिक अमेरिका से नागरिकों को, उसमें महिला और बच्चों को हथकड़ी और बेड़ी डाल के भेज दिया। इसका मतलब ही है कि आप जो अपने यहाँ डंका बजाने की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको लग रहा है कि डंका आप बजा रहे हैं, लेकिन वो ढोल फट चुका है। ये नक्कार खाने में तूती एक कहा जाता है कि नक्कार खाने में तूती भी बोलती है, तो कोई बाहर उसकी आवाज बाहर नहीं जाती, वो अंदर ही रह जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और वो एक शख्स को चमकाने, उसकी इमेज चमकाने, उसकी छवि पर किसी तरह का कोई इतना सा दाग न लग जाए, बस मोदी मोदी, क्योंकि लगता था कि मोदी है तो बीजेपी है, सरकार है, मोदी नहीं तो बीजेपी भी नहीं, सरकार भी नहीं। अगर आप एक शख्स को ही सब कुछ बना देंगे, एक शख्स को ही का मतलब ही आप देश बना देंगे, एक पार्टी को ही आप अगर देश का को बना देंगे, तो उसका खामियाजा देश भुगतेगा, जो फिलहाल भुगत रहा है, जो हम सबके सामने है, और जिसको सही करने में, पाटने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि विचार लोगों तक पहुंचे। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और दूसरे जो वीडियोज है हमारे, उसको भी आप शेयर करिए। शाम को 7 बजे रोज की तरह जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से 5 बजे आपका रहेगा इंतजार। नमस्कार।